सभा में उपस्थित सभी मंत्रीगण, आज की जो कार्रवाई है उसे हम आरंभ करते हैं। कृपया सभी करके सभी अपने स्थान पर बैठे शांतिपूर्वक वे शालीनता से सबके विचार प्रस्तुत करें। माननीय सभापति महोदय, पिछली सभा में वित्त मंत्री महोदया जी द्वारा बजट पेश किया गया था, जिस पर मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहूँगी। आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष कुछ प्रश्न लेकर आई। मैं बात करना चाहूँगी महंगाई। आए दिन देश में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आज एक आम आदमी अपना पेट भरने के लिए महंगाई से जूझ रहा है। आटा, चावल, दाल, यहाँ तक कि सब्जी आदि का भी जिक्र इस बजट में नहीं किया गया। क्यों? आखिर क्यों? मैं पूछना चाहूँगी माननीय वित्त मंत्री जी से कि आखिर इस महंगाई की दर को कम किया जाने के लिए ये क्या कर रही हैं? आज पूरे भारत में महंगाई एक महामारी की तरह फैल रही है, जो जनता को यूं ही अपने चपेटे में लिए जा रही है। कहाँ हैं आपकी नीतियाँ? कहाँ हैं आपके निर्णय? मैं जानना चाहूँगी माननीय वित्त मंत्री जी से मैं बात करना चाहूँगी टैक्स। मैं जिक्र करना चाहूँगी महाराष्ट्र का, जिसमें टोटल कॉर्पोरेट टैक्स 40% दिया जाता है, इनकम टैक्स 36% और GST 20% दिया जा रहा है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। उस राज्य में 40 करोड़ के पैकेज की आवश्यकता है। फसलें बर्बाद हुई, लोगों की जानें चले गई। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, जबकि बिहार में 26,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ तो सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के लिए दे दिए गए हैं। मेरा सवाल है वित्त मंत्री महोदया जी से कि क्या यह अन्याय नहीं है? इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ तथा सबसे अधिक देश के मिडिल क्लास लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है? किस तरफ से आप इस बजट को सही ठहरा सकते हैं? एक तरफ तो इस बजट में PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर देने की घोषणा की गई है और दूसरी तरफ 1500 से अधिक मकान रिवरफ्रंट बनाने के नाम पर जमींदोज कर दिए गए। क्या आप इस पर क्या निर्णय उठा रहे हैं? मेरा पक्ष दल से आग्रह है कि वो सवालों के जवाब दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे विपक्षी साथी ने मुझसे महंगाई पे प्रश्न पूछा है। इन्होंने कहा है कि पिछली सभा में मेरे द्वारा दिए गए बजट में महंगाई का जिक्र भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी विपक्षी दल से, जब यहाँ पे बजट घोषित किया गया, जब वार्षिक वित्तीय वितरण का बताया गया, तो आप लोग क्या सोए हुए थे? आप कैसे कह सकते हैं कि महंगाई पे हमने चर्चा ही नहीं करी इस बजट में? महंगाई 4.5% से 4.1% तक कर जाने के लिए हमने अनुमान लगाया है। यह हमारा अनुमान नहीं, सिर्फ हमारी सत्ता का नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 2024 में 4.1% से 2025 तक 4.12 करने की मांग की गई है। इसके अलावा हमने जब अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जिसके द्वारा हम अपनी महंगाई को कम कर सकते हैं, इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, हमने अनुसंधान और विकास परियोजना का बजट बढ़ाया, सौर ऊर्जा का बजट बढ़ाया, नाभिकीय ऊर्जा का बजट बढ़ाया। इसी के अलावा आप कह रही हैं मुंबई में महाराष्ट्र में हमने कोई भी ऐसा बजट पारित नहीं किया जो महाराष्ट्र के पक्ष में। आपने कहा 26,000 करोड़ हमने आंध्र प्रदेश में दिया, 15,000 करोड़ बजट बिहार के लिए। तो मैं माननीय विपक्षी दल की मंत्री से पूछना चाहूँगी कि महाराष्ट्र का बजट 6,12,999 है, तो क्या ये बजट 6,000 करोड़ 15,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है? क्या 6,12,299 रुपये 6,000 करोड़ 36,000 करोड़ 15,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है? आपने कहा कि बाढ़ में डूबे लोगों के लिए हमने महाराष्ट्र में डूबे बाढ़ के लोगों के लिए हमने कोई योजना नहीं चलाई।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने पुनर्वास मनोधैर्य योजना महाराष्ट्र में हुए आपदा के लिए चलाई। इसके अलावा आपने ये कहा कि किसानों और नौजवानों के लिए हमने कुछ बजट में किया ही नहीं। महिलाओं, इसके अलावा जब हमने अपना बजट पारित किया था, सबसे पहले हमने यही घोषणा की थी कि हमारे अन्नदाता, युवा, गरीब और महिलाओं के लिए हमने बजट पारित किया है। इनको केंद्रित करते हुए हमने 2024 और 25 का बजट बनाया, जिसमें हमारे युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियों का घोषणा की गई है। कौशल प्रशिक्षण योजना कहाँ नहीं है नौकरियाँ, कहाँ अभी तक लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे धैर्य रखिए महोदया, धैर्य रखिए। हमने योजना चलाई है कि प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले युवा को हर माह में 15,000 3 किश्तों में मिलेगा। इसका किया है। आपने कहा कि हम गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बना। तो बेरोजगारी दर मैं आपको बता दूं, जिससे आप वाकिफ हो जाएं। 3.9% से बढ़कर 6.5 मिलियन हो गई थी और 2024 में 7% से बढ़कर जून में 9.2% हो गई है। और अब भी आपका यही कहना है कि आप बेरोजगारी पर सख्त कदम उठा रहे हैं? क्या आप लोगों को रोजगार दिला रहे हैं? ये बजट 2024 और 25 का है, जिससे मैं आपको अवगत करा दूँ। रक्षा के लिए हमने 4 लाख, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। हमने बेरोजगारी कम करने के लिए युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया है, नियोक्ताओं की सहायता की है। इसके अलावा हमने कौशल को विकास के नाम पर मैं ये कहना चाहूँगी कि विपक्षी दल हमारी सुनना ही नहीं चाहता है। हम जितना भी बोले विपक्षी दल सुनना नहीं चाहता। विपक्षी दल बजट नहीं सुनना चाहता है। विपक्षी दल जहर घुस चुका है, सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। विपक्षी दल बताना जवाब है, विपक्षी दल बजट नहीं सुनना चाहता। विपक्षी दल हमारी कमियां निकालना चाहता है। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने कर्तव्य को जनता के लिए समझते, आप सोचते कि हम जनता की बात रख रहे हैं, तो अपना राजनीतिक लोभ यहाँ पे नहीं लाते। आप राजनीतिक जितना अर्थव्यवस्था में जितना पक्षी दल का होता है अर्थव्यवस्था, उतना विपक्षी दल का भी होता है। अगर आप जनता की बात हम तक अच्छे से पहुंचाते बिना किसी सत्ता के लोभ के, तो ये अर्थव्यवस्था और आगे चल के और आगे बढ़ के काम करती। आपको हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे साथ रह के काम करना चाहिए, लेकिन आप हमारे किसी काम में सहयोग नहीं करते। आप हमेशा कहते हैं कि हमने ये करा वो करा, बजट सुनना ही नहीं चाह रहे। मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे। बजट दिया गया, पिछली सभा में बजट दिया गया, आप सोए हुए थे जिसने बजट की बात करी। आप बात कर रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था की। कोरोना के टाइम पे जब बड़े से बड़े अर्थव्यवस्था विकसित देश, अभी हमारा भारत विकासशील देश है, विकसित देश तक की जीडीपी गिर गई, तब कोरोना के टाइम में 20% जीडीपी बढ़ी। आप कह रहे हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूँगी, सिर्फ 3 बार चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने जीडीपी को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बना दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे उत्तरों से संतुष्ट हो गए। कृपया करके मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी से अपने सवाल पूछने की अनुमति। इजाजत है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता था। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कोविड के समय में अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर तो बहुत दूर की बात रही महोदया जी। कोविड के समय में अस्पतालों में तो बेड तक की सुविधा उपलब्ध नहीं। इससे पता चलता है कि आज भी देश में स्वास्थ्य सुविधा कितनी खराब है। क्या आपने इसको सुधारने का कोई उपाय सोचा है? कोविड से मुझे याद आया, कोविड-19 के न्याय संगत वितरण की जानकारी प्रदान कर सकते हैं? यदि हाँ, तो बताइए कि कोविड-19 महामारी से क्या सबक मिला और सरकार भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए कैसे तैयार है? क्या आप बता सकते हैं? बहुत बहुत